लो भाई, पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स। इनमें बेस्ट रिलेशनशिप क्या बैठती है वो बताना है। इसको एनालॉजी के क्वेश्चन बोलते हैं। ये कैट जैसी परीक्षाओं में आते हैं जनरली, एनालॉजी के क्वेश्चंस बोलते हैं। रीजनिंग में भी देखे होंगे। कैवेलरी जो शब्द है ये संबंधित है हॉर्स से। ये समझना है आपको कि ये दोनों संबंधित कैसे हैं। ये रिलेटेड ऐसे हैं कि जो घुड़सवार सैनिक हैं वो यूज करते हैं हॉर्स का। भाई कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक, इसका संबंध है हॉर्स से। आर्टिलरी है, वो सैनिक हैं वो किसका यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं कैनन्स का, तोप का। आंसर आएगा बी। घुड़सवार सैनिक यूज करते हैं हॉर्स का। आर्टिलरी का मतलब होता है सैन्य दल जो कि तोप खाने का इस्तेमाल करता है, तो वो सैनिक जो आर्टिलरी चलाते हैं वो यूज करते हैं कैनन्स का। या फिर यूं कहें कि ये चलाते हैं घोड़ा और ये चलाते हैं कैनन्स। तो आपका आंसर आएगा बी। सेकंड पूछा था, सेलेक्ट द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। हर एक चीज को, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभी एसएससी का जो पैटर्न आ रहा है या आने की संभावना है उसमें कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने हर तरह के क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। ऑपोजिट वर्ड बताना है फ्रुगैलिटी का। फ्रुगैलिटी का मतलब होता है मितव्ययता। अगर कोई व्यक्ति फ्रुगल है इसका मतलब ही स्पेंड्स लेस, ही इज स्टिंजी, ही इज पार्सिमोनियस। हालांकि फ्रुगल शब्द थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, मितव्ययता को बोलते हैं। तो उसने मितव्ययता का जीवन जिया, इसका उल्टा करना है तो एक्स्ट्रावेगेंस, फिजूल खर्ची का जीवन। एक्स्ट्रावेगेंट सुना होगा आपने। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब फिजूल खर्ची व्यक्ति होता है, फिजूल खर्च जो करता है उसकी जो प्रोसेस है उसको एक्स्ट्रावेगेंस बोलते हैं। अरेंज द सेंटेंसेज, ये आपका एसएससी ने इस बार पूछा हुआ था। इसमें सीक्वेंस में ही दे रखे हैं सेंटेंस ऑलरेडी। आपका आंसर आना चाहिए था ए बी सी डी। कैसे? यहां से इंट्रोड्यूस हुआ। आप देखेंगे कि ही से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ही किसके लिए आ रहा है पता नहीं है आपको। यहां पे भी ही आ रहा है और यहां पे दे रखा है कि हिम और एला, तो ये हिम किसके लिए है पता नहीं। तो स्टार्ट तो पक्का ही ए से होगा। ए से होगा तो ये दो ऑप्शन तो चले गए। इन दो ऑप्शन से करोगे तो ए से तो स्टार्ट हो ही गया। अब ये कह रहा है कि टेड नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपना हेड रेज किया, उठाया, सर उठाया। कहां से उठाया होगा सर? तो ये एक डेस्क पे बैठा हुआ है, डेस्क पे सर लगा के सो रहा होगा, वहां से उठाया। तो इसका संबंध सीधा सीधा बी से है। ही वॉज सिटिंग वेयर ही हैड सेट फॉर मोस्ट ऑफ द लास्ट 2 days। वो वहीं बैठा हुआ था जहां उसने लगभग 2 दिनों में अधिकांश समय बैठा हुआ था। एट द डेस्क, डेस्क पर। इन द डार्केस्ट कॉर्नर, सबसे अंधेरे वाले कॉर्नर में और अंधेरे वाले रूम में। तो ये पोजीशन आ गई इसकी कि यहां बैठा हुआ था, यहां से उसने सर उठाया। फिर कह रहा है ही हैड केप्ट द शटर्स क्लोज्ड। उसने खिड़की के जो शटर हैं वो क्लोज किए हुए थे कि बाहर से भी रोशनी ना आए। देयर वॉज नथिंग ऑन द डेस्क नाउ। अब डेस्क पर कुछ नहीं था, केवल फोटोग्राफ थी उसकी और एला की। इन हर लेस कर्टेन, लेस कर्टेन का मतलब होता है जालीदार पर्दा, ठीक है। हैड बीन शट अवे इन द ड्रॉवर, ये रखा हुआ था ड्रॉवर में। एज हैड बीन द फ्रेम्ड फॉर्म ऑफ हिज न्यू लाइसेंस, और नया लाइसेंस भी उसी तरह से ड्रॉवर में रखा हुआ था। तो यहां पे आपको एक ही मैंडेटरी पेयर बनाना होता है पैरा जंबल्स में। मैंडेटरी पेयर्स में इसका संबंध इससे है कि उसने सर उठाया तो वो कहां बैठा हुआ है, ये पोजीशन बतानी है आपको। इसलिए ए बी आएगा, ए बी आएगा तो आपका आंसर सी आ जाएगा। इससे अगला देखना, नंबर 4। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग स्पेट। स्पेट शब्द मैंने क्लास में करवाया आपको। एक इसका मतलब होता है फ्लड बताया था, एक बताया था सीरीज, याद है? बताया था कि नहीं? तो ये डेल्यूज का मतलब फ्लड ही होता है। डेल्यूज मीन्स फ्लड होता है, डेल्यूज मीन्स इनंडेशन होता है, ये भी नोट कर लेना। इनंडेशन का मतलब भी बाढ़ है। कोई भी चीज बहुत अधिक मात्रा में अगर आए या बहुत अधिक संख्या में कोई आए तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, डेल्यूज का, फ्लड का, इनंडेशन का। तो आपका आंसर आएगा डेल्यूज। बाकी बचे 3 ऑप्शंस में। स्कैसिटी शब्द का मतलब है अभाव, कमी। ड्राउट जो शब्द है इसका मतलब है सूखा, इसको पढ़ते हैं ड्राउट, DROUGHT, DROUGHT, ड्राउट।
ड्राउट का मतलब है सूखा। इसी की तरह एक और वर्ड होता है ड्राफ्ट, जिसको बोलते हैं DRAUGHT। इसका मतलब होता है विफ या वेफ्ट, हवा का झोंका। नोट कर लेना। कंफ्यूजेबल वर्ड्स अगर पूछे जाएंगे तो आपसे पूछ सकते हैं DROUGHT, ड्राउट जो शब्द है इसका मतलब है सूखा, और DRAUGHT शब्द है इसका मतलब है हवा का झोंका। गस्ट ऑफ विंड भी कहा जा सकता है इसको, आप ये भी कह सकते हो गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है टू थ्रो समवन अंडर द बस। जैसा कि एसएससी की हैबिट रही है कि नए इडियम्स पूछता है, तो ये कुछ हो सकता है आपके लिए नया हो। टू थ्रो समवन अंडर द बस, किसी को बस के नीचे फेंक देना। मान लीजिए, इसको ऐसे याद करने का बता रहा हूं, हालांकि इसका आंसर तो ये आएगा टू बिट्रे समवन फॉर पर्सनल गेन, कि पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को धोखा देना, ये तो इसका आंसर है। इसको याद ऐसे कर सकते हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ है और कोई जो इन्वेस्टिगेटर है या पूछताछ करने वाला है या पुलिस वाले हैं वो आपके पास आ रहे हैं और वो आपके सारे राज जानता है। उनको देखकर आपने उसको धक्का दे दिया चलती हुई बस के नीचे, तो आपने खुद के फायदे के लिए उस अपने दोस्त को जो आपके साथ था उसको धोखा दे दिया, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो टू बिट्रे समवन फॉर पर्सनल गेन। अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कोई भी कथन जो अपने आप का ही खंडन करता है। तो कथन कोई खंडन करे अपने आप का तो उसको बोलते हैं पैराडॉक्स, विरोधाभास। जैसे कि मैं कहूं लेस इज मोर, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में ही खंडन है। कोई कहे कि कम है वही ज्यादा है, अब आप कहोगे कम ही ज्यादा कैसे है, तो विरोधाभास ऐसे है कि अगर आपकी मांगे कम है तो हो सकता है कि आपका विल पावर बहुत ज्यादा हो। इस तरीके से जैसा भी आप अर्थ निकालना चाहें, तो लेस में ही आपकी खुशी ज्यादा है, जितना आप कम डिमांड करेंगे उतनी ही आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल या हैप्पीनेस लेवल बढ़ेगा, ऐसे करके यूज कर सकते हैं। तो ये है आयरनी और सेटायर, इन दोनों का मतलब व्यंग्य होता है। आयरनी और सेटायर का मतलब व्यंग्य है। व्यंग्य का मतलब यह है कि कोई स्टेटमेंट ऐसे बोला जाए जिसका ऑपोजिट मीनिंग निकलता हो। जैसे कि कोई व्यक्ति, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो रही है और कहे कि व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, कितना सुहावना मौसम है। भी बहुत भारी बारिश है, मुसीबत बनी हुई है, और उस समय कोई व्यक्ति स्टेटमेंट बोले व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, तो उस समय वो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है। या कोई व्यक्ति जो मान लीजिए पढ़ाई में डल हो, कमजोर हो पढ़ाई में, उसको कोई टीचर कहे कि यू आर सो इंटेलिजेंट, आप बहुत ही होशियार हैं, तो वो उसके कहे गए स्टेटमेंट का ऑपोजिट अर्थ निकलेगा, उसको हम आयरनी बोलते हैं। ऐसा ही सटायर में होता है, लेकिन थोड़ा सा बारीक सा फर्क है। आयरनी जो होता है वो लिटरेरी वर्क है, मतलब लिटरेरी एक टूल है। ये तो साहित्य में हम यूज करते हैं, एक लिटरेरी एक माध्यम है जिसको हम आयरनी बोलते हैं। ये वाला जो है वो किसी व्यवस्था का, राजनीति का या समाज में चल रही व्यवस्था का उपहास करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए अगर आप कोई उल्टी चीज बोलते हो तो उसको सटायर बोलते हैं। ये लिटरेरी टूल नहीं है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो ये अलंकार में शामिल किया जाता है आयरनी, इसको शामिल नहीं किया जाता है, लिटरेरी टूल नहीं है। ये कोई आपकी विधा जिसको बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, कि कोई आप कोई सेंटेंसेज या फिर कोई कहें कि लिटरेचर के अंदर कुछ भी लिखते हो और आपकी एक शैली होती है कि आप उस शैली में ही लिखते हो, तो उसको बोलते हैं सटायर। तो अगर कोई लेखक की आदत ही है, जैसे रवीश कुमार की हम बात करें, तो रवीश कुमार का जो बोलने का लहजा है, या फिर ध्रुव राठी की बात करें, तो वो जनरली जो समाज में चल रही जो भी व्यवस्था है उनका उपहास करते नजर आते हैं आपको। जो शासन व्यवस्था सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा जो की जा रही चीजें हैं उनका उपहास करते हैं, तो उसको सटायर बोलते हैं। ये उनकी विधा है, उनका स्टाइल है। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है कोई ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी फ्रेज जिसमें दो शब्द आपस में ऑपोजिट हों, दोनों शब्द आपस में ऑपोजिट हों। जैसे मैं कहूं, कोई कहे इट इज एन ओपन सीक्रेट। अब आप बताओ कि सीक्रेट जो शब्द होता है उसका मतलब तो क्या है, रहस्य है, छिपा हुआ है। दूसरी तरफ मैंने लगा दिया ओपन, तो ओपन सीक्रेट है, इसका मतलब रहस्य ऐसा है जो सामने है सबके। तो ओपन और सीक्रेट दोनों एक दूसरे के एंटोनिम से विलोम शब्द है, और विलोम शब्द ऐसे लगाओगे अगर आप, तो इसका मतलब आप ऑक्सीमोरन का यूज कर रहे हैं। ये भी एक अलंकार का नाम है, और आजकल तो आपका एसएससी ने जोड़ दिया है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो फिगर्स ऑफ स्पीच वाला क्वेश्चन इसको मान सकते हो आप, वन वर्ड में दिया है। अगला सेंटेंस है एरर वाला।
एरर में आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना था, फाइंड द करेक्ट पार्ट, इनमें से सही पार्ट कौन सा है। इसमें गलती थी कि डिड के साथ में नो आएगा, डिड के साथ में बेस फॉर्म आती है, ए गलत था तो ए आपका आंसर नहीं आ सकता था। फिर दूसरा हैज के स्थान पे हैड आएगा, क्योंकि दैट से पहले जो ये मैन क्लोज बचा हुआ है इसमें सेकंड फॉर्म का हमने यूज कर लिया, सेकंड फॉर्म का यूज कर लिया तो यहां पे भी पास्ट में जाएगा, पास्ट में जाएगा तो हेड आएगा, हेड आएगा तो बी भी आपका आंसर नहीं आएगा, तो बी मैंने आंसर दिया ही नहीं। लेकिन ये पक्का पता लग गया कि सारे के सारे करेक्ट नहीं है, ये गलत हो गया, ये दो ऑप्शन गए। आगे कह रहा बिफोर शी अराइव्ड, अब उसके पहुंचने से पहले, तो ये बात ठीक है, उसके पहुंचने से पहले मतलब वो नहीं जानती थी कि वो पहले ही निकल चुका था, उससे पहुंचने से पहले। अगर आपने टेंस पढ़ा है तो उसमें आप पढ़ते हो कि बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म अगर दे रखी हो तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक था। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑल रॉन्ग वाला स्टेटमेंट भी गलत है, आपका आंसर सी आएगा। ठीक है, अगला देखो। नेक्स्ट एक पूछा था आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास से संबंधित। ही फास्ट एवरी मंडे, वो हर सोमवार को फास्ट करता है। तो यहां पे ही सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की वर्ब दे रखी है आपको, तो यहां पे वर्ब आएगा। इसका मतलब है ही ऑब्जर्व्स फास्ट, वो व्रत रखता है, वो उपवास रखता है एवरी मंडे, ये स्टेटमेंट है ये। तो फास्ट को इसने वर्ब के रूप में यूज किया है। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, ऐसा व्यक्ति, ये ईडियम नहीं है भाई, ये वन वर्ड है, ये पूछ रहा है, ये इंस्ट्रक्शन गलत था, यहां पे वन वर्ड है। वन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा संबंधित हो माइनर डिटेल्स से, मतलब जो छोटी छोटी गलतियां निकालता हो, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। जो छोटी छोटी गलतियां निकाले, अपना ज्ञान झूठे तरीके से ही दिखाना चाहे, कोई भी व्यक्ति कुछ बोले और कहे कि तुमने बोलने में ये गलती कर दी, कोई भी कुछ लिखे और कहे कि तुमने लिखने में ये गलती कर दी, तो ये अपना पांडित्यवादी ज्ञान जो है वो दिखाने की कोशिश करता है, इसको बोलते हैं पेडेंटिक। मेटिकुलस आपको कंफ्यूज कर सकता था यहां पे, लेकिन मेटिकुलस का मतलब है जो अपना काम बहुत ही सावधानी से करता है, बहुत ही सटीक तरीके से करता है। ऐसी डेफिनेशन अगर आएगी कि वन हु डज हिज वर्क पेनस्टेकिंगली और केयरफुली इज कॉल्ड मेटिकुलस, तब आएगा मेटिकुलस। फास्टिडियस जो शब्द है ये होता है हार्ड टू प्लीज। फास्टिडियस का मतलब है हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना मुश्किल हो, जो जल्दी से खुश नहीं होता हो, जो थोड़ा चूजी किस्म का व्यक्ति हो, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। और स्क्रैपलेस जो शब्द है ये भी मेटिकुलस ही होता है, लेकिन ये मोरल तरीके से, मोरली केयरफुल होता है, नैतिक रूप से बहुत सावधानी से काम करे, उसको हम बोलते हैं स्क्रैपलेस, और वैसे सावधानी से काम करे उसको बोलते हैं मेटिकुलस। इतना सा फर्क है। तो नैतिकता जोड़ दोगे तो आएगा स्क्रैपलेस। 10th जो क्वेश्चन था ये होमोनिम से संबंधित क्वेश्चन था। आपसे पूछा कि दो जो वर्ड्स हैं वो स्पेलिंग सेम है, क्या उनके मीनिंग भी सेम है, या उनके मीनिंग ऑपोजिट हैं, या उनके मीनिंग डिफरेंट है, या संबंधित है, ऐसा कुछ पूछा। तो मैच, ये तो मैच हो गया कोई कॉन्टेस्ट गेम ऐसा। तो द मैच वॉज एक्साइटिंग, मैच जो था बहुत ही रोचक था। एंड ही यूज्ड अ मैच टू लाइट द कैंडल, और उसने एक माचिस का इस्तेमाल किया कैंडल को जलाने के लिए। तो इसका मतलब माचिस है, इसका मतलब कॉन्टेस्ट है। अब सोच के देखो कि दोनों विपरीत तो नहीं है, विपरीत नहीं है तो ऑपोजिट वाला आंसर नहीं आएगा। संबंध इनका आपस में है नहीं तो रिलेटेड भी नहीं आएगा, सेम मीनिंग भी नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा डिफरेंट मीनिंग्स। नंबर 11 का जो था उसमें आपको 3 शब्दों को देखना था कि कहां कहां अरेंज हो सकते हैं। एक है इंश्योर, एक है इंश्योर ENSURE, और एक है अश्योर। ये इंश्योर होता है सुरक्षा देना या बीमा करना, इंश्योर से इंश्योरेंस बनता है। दूसरा जो इंश्योर है ENSURE, इसका मतलब है सुनिश्चित करना। और तीसरा जो अश्योर है इसका मतलब है आश्वासन देना। तो ये तो है मेक श्योर, सॉरी ये तो है गिव अश्योरेंस, आश्वासन देना, इसका मतलब है मेक श्योर, सुनिश्चित करना। और ये इंश्योर है, इसका मतलब वैसे तो प्रोटेक्ट होता है या कवर करना, बीमा के तहत ये हो सकता है, टू कवर अंडर एन इंश्योरेंस, ऐसा कह सकते हो। तो आई विल डैश यू दैट एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं आपको ये का मतलब आश्वासन दूंगा कि सब कुछ अच्छा है। यहां पे आना चाहिए अश्योर, अश्योर आना चाहिए। तो आप देखो अश्योर कहां पे है, तो अश्योर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आंसर आएगा इन दो में से। अगला कह रहा है प्लीज इंश्योर द डोर इज लॉक्ड,
ये सुनिश्चित करो कि डोर जो है वो लॉक्ड है। तो यहां पे आएगा इंश्योर, तो इंश्योर इसके बाद में इसमें है, तो ये आंसर आ गया। इसको काट के आगे बढ़ लो। ये पक्का था कि निश्चित तीसरे वाले में तो यहां पे कार का इंश्योरेंस की बात ही कर रहा है, तो लास्ट वाले में इंश्योर आएगा तो पीछे से देख के कर सकते थे आप। अगर लास्ट में इंश्योर आएगा तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, पहला ऑप्शन हम काट ही चुके थे, तो वैसे भी यही आंसर आएगा आपका। अगला मैच द कॉलम्स, ये मैच करने। एथिज्म जो शब्द है वो अथिस्ट से बनता है। एथिस्ट का मतलब है जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं अथिस्ट। भगवान में विश्वास नहीं करता तो 4 नंबर पहले आएगा, ए से जुड़ा 4 पहले आएगा, तो इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, ये दोनों ऑप्शन काट देंगे। फिर पूछा है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, बिलीव दैट गुड थिंग्स विल हैपन, ये विश्वास की अच्छी चीजें होंगी, तो सेकंड में फिर 2 नंबर आएगा। 2 नंबर आएगा तो देखो 2 यहां नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं थी। इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह करना चाहिए। बाकी बता देता हूं, पेसिमिज्म है वो इसका ऑपोजिट है, निराशावाद कि अच्छी चीजें घटित नहीं होगी, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, इस तरह की बात करें तो पेसिमिज्म है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है परोपकार, कि यहां पे दूसरों की सहायता करने की बात हम करते हैं, तो हेल्पिंग अदर्स आंसर आएगा। अगला है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में शी हैज अ टेस्ट, टेस्ट के साथ 4 लगता है भाई। टेस्ट का मतलब यहां पे है कि आप उस चीज को पसंद करते हैं। ये पेंचेंट शब्द जो मैंने आपको लिखवाया था क्लास में, पेंचेंट, उसका सिनोनिम है ये। पेंचेंट, लाइकिंग, फॉन्डनेस, ये सब के सब ही अपने साथ में 4 लेंगे। ये सब के सब ये कहते हैं कि इस चीज के प्रति लाइकिंग है, इस चीज के प्रति मतलब वो एंजॉय करता है इस चीज को, तो वो क्लासिकल म्यूजिक में क्या है, उसकी लाइकिंग है, तो 4 आएगा। 14 कह रहा है ही कंटिन्यूड वर्किंग डैश ही वॉज टायर्ड, उसने काम को जारी रखा, डैश ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था। दोनों बातें विपरीत हैं कि काम जारी रखा, इधर कह रहा थका हुआ था। विरोधाभासी स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए ऑल्दो लगा सकते हैं। अनलेस का मतलब यदि वो थका हुआ नहीं था तो बैठेगा नहीं, इसीलिए वो थका हुआ था। हो तो सकता है ही कंटिन्यूड वर्किंग सो ही वॉज टायर्ड, लेकिन यहां पे फिर कंटिन्यूड से मतलब नहीं है, फिर तो ऐसा करता कि उसने काम किया, ऐसा स्टेटमेंट आता तो सो नहीं आएगा। क्योंकि वो थका हुआ था इसलिए कंटिन्यू किया, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑल्दो, यद्यपि वो थका हुआ था फिर भी उसने काम को करना कंटिन्यू रखा। एरर डिटेक्शन वाली कहानी है, इसको भी मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाया क्वेश्चन को, कि आपको यहां पे ये जो स्टेटमेंट है ये तो सही है, इसके नीचे जो स्टेटमेंट है हु ऑलवेज अवॉइड्स टू टेक और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये पूरा ABC से स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें बताना था कि कौन सा गलत है। तो अवॉइड शब्द जो है अपने बाद में जेरेंड लेता है, अवॉइड अपने बाद में जेरेंड लेता है। अवॉइड के बाद क्रिया कभी भी लगाओगे तो ING फॉर्म में ही लगाना है, तो यहां पे आएगा टेकिंग, अवॉइड टेकिंग, बी आंसर आएगा। ठीक, 16 वाला बहुत आसान था, इसमें कुछ चेंज करने वाली बात थी ही नहीं, केवल कंजंक्शन लगाना था आपको। 16 वाले में कुछ भी चेंज होने योग्य था ही नहीं, केवल कंजंक्शन लगाना था, तो ही सेड दैट लगेगा। दैट लगेगा तो देखो ये तो स्टेटमेंट हो गया ना, हाँ, ही सेड दैट, यहां भी ही सेड दैट, यहां भी ही सेड, यहां पे दैट नहीं लगा रखा तो सी तो वैसे कट गया, ही सेड दैट दे रखा है। आगे ये वाली बात चेंज होने योग्य है नहीं, हैड नोन, तो हैड नोन यहां पे है, हैड नोन यहां पे है, ये मैंने काट ही दिया था, यहां न्यू कर दिया तो ये भी कट गया। इसके बाद में आगे वाला भी चेंज होने वाला है नहीं, वुड हैव हेल्प्ड, तो यहां वुड हेल्प दे रखा है तो ये भी कट गया, आपका आंसर आ जाएगा ए, ये कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस दे रखा था, इसका ट्रांसलेशन ये है कि उसने कहा कि यदि मुझे पता होता तुम्हारी समस्या के बारे में तो मैं आपकी हेल्प करता बिना कोई हिचकिचाहट के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 17, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ही डिनाइड टू टेक द मनी फ्रॉम द ड्रॉवर, यहां डिनाई शब्द के बाद में जब भी कोई क्रिया लगाते हैं वो भी ING ही आती है, जैसे अवॉइड के साथ ING आता है जेरेंड, वैसे डिनाई के साथ भी ING जेरेंड आता है। तो यहां पे ING फॉर्म वाली कंडीशन ये थी हैविंग टेकन, तो उसने इनकार कर दिया कि उसने पैसा लिया है ड्रॉवर से, इस बात से इनकार कर दिया। तो डिनाई ऑलवेज, डिनाई इज ऑलवेज फॉलोड बाई अ जेरेंड। एक्टिव पैसिव वॉइस करना था, एक्टिव पैसिव में अगर आपको ये पता है कि मेक यहां पे पॉजिटिव वर्ब है, मेक के बाद में बेस फॉर्म दे रखी है, ये पॉजिटिव वर्ब है मतलब काम करवाया, इसका ट्रांसलेशन ये है कि मैनेजर ने एम्प्लॉइज से काम करवाया, ओवर टाइम कराया, मतलब जितना समय सीमा से बाद में भी काम कराया। टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन,
ताकि डेडलाइन से पहले या अंतिम डेट आने से पहले प्रोजेक्ट पूरा कर सकें। तो आपको पता होना चाहिए कॉजेटिव वर्ब का जब पैसिव मेक वाला पैसिव बनाते हैं तो वैसे तो मेक के बाद में बेस फॉर्म आती है, वैसे तो आती है मेक के बाद में बेस फॉर्म, लेकिन जब आप इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो यहां पे टू लगता है, फिर इन्फिनेटिव लगता है। तो यहां पे देखो वर मेड टू वर्क आएगा। ये वाली कहानी अगर आपको पता है तो बाकी तीन ऑप्शंस में ये कहानी थी नहीं, आपका आंसर आएगा ए। इसके बाद क्लोज टेस्ट बड़ा आसान था। क्लोज टेस्ट में बहुत ही ऐसा कोई दिक्कत थी नहीं और ये आया हुआ एसएससी में लिया था मैंने। एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ। एजुकेशन बहुत ही जरूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स, ये लोगों की हेल्प करती है किस चीज में? नॉलेज और स्किल्स को करने में। अब नॉलेज और स्किल्स को लूज करने में तो नेगेटिव टोन हो जाएगी भी। ऊपर आप कह रहे हो एजुकेशन पॉजिटिव बात कर रहे हो, यहां आप नेगेटिव बात कर रहे हो, यहां भी आप नेगेटिव बात कर रहे हो, यहां फॉरगेट को लेना देना है नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा गेन। तो प्राप्त करने में, विदाउट एजुकेशन, बिना शिक्षा के, पीपल में स्ट्रगल, लोग हो सकता है कि संघर्ष करें, टू डैश इन सोसाइटी, समाज में ऐसा करने के लिए। किस में संघर्ष करें? डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट करने के लिए, रिमूव मतलब हटाने के लिए, इग्नोर मतलब उपेक्षा करने के लिए, सर्वाइव मतलब जीवन यापन करने के लिए। यही फिट बैठता है कि बिना एजुकेशन के हो सकता है कि लोग सोसाइटी में जी नहीं पाए। इट ऑल्सो प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। एजुकेशन जो है वो तार्किक क्षमता जो है, तार्किक सोच है, उसको भी प्रमोट करती है। एंड डैश अवेयरनेस, और ऐसी अवेयरनेस भी प्रमोट करती है। कैसी अवेयरनेस? वीक नेगेटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, अपने आप ही ये बचा सोशल अवेयरनेस। फिर अगला बोल रहा है Therefore, governments should dash more in education। इसीलिए चूंकि इतनी पॉजिटिविटीज हैं, इतने इसके जो फैसेट्स गिनाए हैं, एस्पेक्ट्स गिनाए हैं, ऑल आर पॉजिटिव, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए निवेश, ज्यादा निवेश करना चाहिए। तो निवेश के लिए ये आ जाएगा। अब यहां कह रहा है कट मोर, रिड्यूस मोर, डिवाइड मोर, ये सब नेगेटिव हैं। और एक बोला टू इंश्योर अ बेटर डैश फॉर ऑल, ताकि सभी के लिए क्या कर सकें? बेहतर सबके लिए कर सकें। क्या? बेहतर पास्ट मतलब नहीं है, बेहतर मामला, बेहतर समस्या, बेहतर भविष्य। तो ये आ जाएगा। तो एक क्लोज टेस्ट के सारे आंसर ए थे। बचे दो। बताना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अस्पेट बताया हुआ है क्लास में कि डिटर्मिनर के बाद में अगर एक ही शब्द आए तो वो नाउन होता है, तो ये नाउन आ जाएगा। इसका ट्रांसलेशन ये है, अ स्पेट ऑफ एक्सीडेंट्स इन अप्रैल हैव किल्ड मोर देन 50 पीपल्स। यहां पीपल्स भी गलत ही था, ये नहीं होना चाहिए था। ये कह रहा है कि बहुत अधिक संख्या में जो एक्सीडेंट्स हुए अप्रैल में, उन एक्सीडेंट्स ने 50 से अधिक लोगों को मार डाला कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। ये इसका ट्रांसलेशन है। और स्पेट यहां पे नाउन है। और डाउन फॉर द काउंट ये बताना है, तो इसका बनता है कंप्लीटली डिफीटेड और एग्जॉस्टेड, पूरी तरीके से हारा हुआ, थका हुआ। डाउन मतलब इतना नीचे चली गई उसकी रैंकिंग कि लोग उसको काउंट ही नहीं करते। ऐसा याद रख सकते हो कि कोई एथलीट है, दौड़ रहा है, उसकी काउंटिंग ही नहीं कर रहे, बाकी लोगों को देख रहे हैं कि कौन पहला आएगा, कौन दूसरा, कौन तीसरा, 10 तक गिन रहे, लेकिन इसको नहीं गिन रहे क्योंकि वो बिल्कुल डाउन हो चुका है, उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी है और वो हारा हुआ है। तो कंप्लीटली डिफीटेड, एग्जॉस्टेड। क्लियर? ये कंप्लीट हो गया।